अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ओला एंड उबर इन दो कंपनीज के लिए एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है तो आप क्या सोचोगे? अब तक ओला एंड उबर ये दो एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे। ओला वैसे तो एक इंडियन स्टार्टअप है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसे भाविश अग्रवाल ने 2010 में स्टार्ट किया था। वहीं पर उबर एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। ये दोनों कंपनीज अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रही है। ओला एंड उबर जब से लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय इन ओला और उबर कैब्स को प्रेफर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओला एंड उबर इन दोनों भी कंपनीज ने ओला ऑटोज और उबर ऑटोज स्टार्ट कर दिए हैं। ये दोनों स्टार्टअप्स रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप्स है जिन्होंने पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को ही बदल कर रख दिया है। इन स्टार्टअप्स की वजह से यंगस्टर्स खुद गाड़ी खरीदने की बजाय इन ओला और उबर कैब्स को प्रेफर करते हैं। निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि गाड़ियों की सेल कम होने की वजह ये ओला एंड उबर जैसे स्टार्टअप्स है। Of the mindset, some studies do tell us the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing. ओला का 2019 में रेवेन्यू था $330 मिलियन, जो कि होते हैं 2544 करोड़। आप सोच रहे होंगे कि ओला एंड उबर कितने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है, इनका हर साल का प्रॉफिट कम से कम मिलियन डॉलर्स में होगा, पर यह रियलिटी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि 2021 के फाइनेंशियल ईयर में ओला ने 17,453 करोड़ रुपीस का लॉस बुक किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे ओला एंड उबर ड्राइवर्स अपना जॉब छोड़ रहे हैं। ओला के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन कर दिया है। ओला ने खुद अपने 25% एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। ओला वैसे तो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है जो कि अब फेल होने की कगार पर है। ओला की यह हालत क्यों हुई, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर हमें समझना होगा कि ओला एंड उबर ये दोनों भी स्टार्टअप्स इंडिया में पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं और वहीं पर एंट्री होती है एक न्यू बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप की जिसका नाम है रैपिडो। अगर आप इस स्टार्टअप के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कैसे रैपिडो, ओला एंड उबर इन दोनों कंपनीज के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया है और कैसे धीरे धीरे ओला एंड उबर अपना मार्केट शेयर गंवा रहे हैं रैपिडो की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आईआईटीएन होने के बावजूद भी अरविंद सांका को 75 इन्वेस्टर्स ने फंडिंग देने से मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अरविंद सांका फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करते थे। कुछ साल फ्लिपकार्ट में काम करने के बाद अरविंद सांका ने अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा और यही से शुरुआत हुई थी द कैरियर की। द कैरियर अरविंद सांका का पहला स्टार्टअप था जो कि मिनी ट्रक्स में आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता था। अगर मान लो आपको अपना सामान कहीं पर भेजना है तो बस द कैरियर की ऐप पे जाओ, अपना एक मिनी ट्रक बुक करो, अपना सामान उसमें लोड करो और आपका सामान आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली अरविंद सांका का यह आइडिया फेल हो गया। उन्होंने लगभग 75 इन्वेस्टर्स को फंडिंग के लिए पिच किया था पर किसी ने भी उन्हें फंडिंग नहीं दी। अरविंद बेंगलोर में काम करते थे और बेंगलोर के ट्रैफिक के बारे में हम सब जानते हैं। अगर आपको 5 किलोमीटर भी जाना हो तो बेंगलोर में आपको 1 घंटा भी लग सकता है, जिसका रीजन है बेंगलोर का ट्रैफिक। एक दिन ऐसे ही अरविंद भी बेंगलोर के ट्रैफिक में फंस गए थे। उसी ट्रैफिक में अरविंद ने एक चीज समझ ली थी कि लोग ओला उबर करे या फिर अपनी कार निकाले, उन्हें टाइम तो उतना ही लगेगा। और जब ये बात बताने के लिए अरविंद अपने दोस्त ऋषिकेश और पवन से मिलने गए थे, जब ये लोग इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे, तब उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बाइक राइड कंपनी शुरू की जाए और यहीं से रैपिडो की शुरुआत हुई। रैपिडो के आज 10 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स है। पिछले सिर्फ 2-3 सालों में ही रैपिडो ने 10 गुना ग्रोथ दिखाई है अपने बिजनेस में। पर पिछले 4-5 सालों तक जिस कंपनी को कोई जानता भी नहीं था, वो रैपिडो आज कैसे एक ब्रांड बन गई है, आइए इसे समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में, जहां पर अरविंद सांगा ने अपने 2 दोस्त ऋषिकेश और पवन के साथ रैपिडो की शुरुआत की थी। इन तीनों ने कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में समझना शुरू कर दिया था। बैंगलोर में अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो है ट्रैफिक की। बहुत सारे लोग समय से अपने ऑफिस या फिर कहीं पर भी वो जाना चाहते हैं वहां पर नहीं पहुंच पाते, जिसका मेन रीजन है ट्रैफिक। और इस ट्रैफिक से बचने के लिए ओला और उबेर की तरह कैब सर्विस की बजाय रैपिडो ने एक बाइक सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ओला उबेर करते हो तो आपके 100% चांसेस है ट्रैफिक में फंसने के, पर अगर आप रैपिडो बुक करते हो तो 10 मिनट के अंदर एक राइडर आपको पिक करने के लिए पहुंच जाएगा।
कैब तो ट्रैफिक में फंस सकती है, पर बाइक कहीं से भी निकालकर आप जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। और इसी आइडिया का रैपिडो ने फायदा उठाया। इंडिया में उन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो लोग कम पैसा खर्च करना चाहते हैं और साथ ही साथ वक्त पर पहुंचना चाहते हैं अपने ऑफिस या फिर अपने डेस्टिनेशन पर। और देखते ही देखते एक महीने के अंदर रैपिडो के 10,000 से भी ज्यादा डाउनलोड हो गए। लोग रैपिडो से बहुत ज्यादा खुश थे, पर तभी रैपिडो के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। रैपिडो लॉन्च होकर 3 महीने ही हुए थे कि ओला एंड उबेर ने भी बाइक राइड सर्विस देना शुरू कर दिया। ओला एंड उबेर के पास इतना पैसा है कि वो अगर 1 साल तक ये सर्विस फ्री देंगे तब भी वो सरवाइव कर सकते हैं। और इसी की वजह से रैपिडो अब मुश्किल में आ गई थी। दिन ब दिन रैपिडो के फंड्स डिप्लीट होते जा रहे थे। कंपनी को जिंदा रखने के लिए अरविंद ने फिर से इन्वेस्टर्स को पिच करना स्टार्ट कर दिया। पर अरविंद जहां पर भी जाते उन्हें एक ही सवाल का सामना करना पड़ता था कि वो सब तो ठीक है, पर आप ओला एंड उबर से कैसे कम्पीट करोगे। 2016 आते आते रैपिडो की हालत बहुत खराब हो गई थी। रैपिडो ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। पर तभी इस कहानी में एंट्री हुई पवन मुंजाल की। पवन मुंजाल हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ है। उन्होंने अपने पर्सनल फंड्स में से कुछ पैसे रैपिडो को देकर इस कंपनी को बचा लिया। पवन मुंजाल से फंडिंग मिलने के बाद रैपिडो ने पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि ओला एंड उबर मोस्टली टीयर 1 सिटीज के कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। इंडिया के बड़े बड़े सिटीज में ओला एंड उबर ने अपने पैर जमा लिए हैं। मोस्टली ओला एंड उबर इन बड़े सिटीज में ही डोमिनेट कर रहे हैं, पर इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इनका बिजनेस बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में लोग ओला एंड उबर यूज करना ही नहीं चाहते। और जिसका मेन रीजन है कि ओला एंड उबर इन लोगों के लिए बहुत महंगी है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से ओला एंड उबर वहां पर काफी महंगी साबित होती है। और यहीं पर रैपिडो को अपनी नई स्ट्रेटेजी का फायदा मिला। रैपिडो ने एक चीज नोटिस कर ली थी, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया में जो लोग बस से ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि बस में तो पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती। पर यहाँ पर लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उनके लिए कन्वीनियंट है और अफोर्डेबल ऑप्शन है। पर जैसे मैंने बताया, बस में तो इतनी भीड़ होती है कि वहां पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती। और ऑटो वाले तो अपने मुंह मांगे रेट पर ही सवारी बिठाते हैं। और रैपिडो ने यहाँ पर एक बात समझ ली थी कि यहाँ पर ही उन्हें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उनके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। इन सिटीज में रैपिडो के पास 2 अपॉर्चुनिटीज थी। सबसे पहले तो वो लोग जो अफोर्डेबल प्राइस पर ट्रैवल करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जिनके पास बाइक तो है पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने का सोर्स ही नहीं है। और यहीं पर रैपिडो ने अपना पैर जमाना स्टार्ट कर दिया। रैपिडो ने ओला और उबेर से पहले ही टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में रैपिडो के इतने कस्टमर बन गए थे कि जब तक आप ओला एंड उबेर का ऐप डाउनलोड करोगे तब तक तो रैपिडो का राइडर आपको आके पिक कर लेगा। रैपिडो के इतने सारे एडवांटेज होने के बावजूद भी आप एक बात सोच रहे होंगे कि बाइक सेफ नहीं होती। पर यहाँ पर भी रैपिडो ने अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बना ली है, जिसका नाम है RMS यानी राइडर मॉनिटरिंग सिस्टम। इस स्ट्रेटेजी की मदद से रैपिडो अपने राइडर की हर एक चीज मॉनिटर करता है। क्या राइडर के पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, ये राइडर्स अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये राइडर्स कितनी स्पीड से अपनी बाइक राइड कर रहे हैं, इसका भी मॉनिटरिंग सिस्टम रैपिडो ने बना लिया है। अगर ये ड्राइवर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें अलर्ट चला जाएगा। और अगर ये ड्राइवर ज्यादा से ज्यादा राइड लेते हैं तो उन्हें इंसेंटिव मिलता है, जिससे ड्राइवर्स और कस्टमर्स दोनों का फायदा होता है। पर यहाँ पर आप फिर भी सोच रहे होंगे कि जो जो चीजें रैपिडो ने की है वो तो पहले से ही ओला एंड उबर कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रैपिडो ने इन सुपर फंडेड कंपनीज ओला एंड उबर को बीट कर दिया। और यहाँ पर रैपिडो की थर्ड स्ट्रेटेजी काम आई। वैसे तो ओला एंड उबर पहले से ही इंडिया के बहुत सारे सिटीज में अवेलेबल है, पर रैपिडो कुछ ही सिटीज में अवेलेबल है। मल्टीपल सिटीज में अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बजाय जिन सिटीज में पहले से ही रैपिडो अवेलेबल है वहां पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस देने पर रैपिडो का फोकस है। अगर आप इस बिजनेस के बारे में थोड़ी डिटेल में स्टडी करोगे तो इस बिजनेस के लिए रैपिडो, ओला या उबर इन जैसी कंपनीज के साथ साथ उनके ड्राइवर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। अगर आप किसी भी ओला या उबर ड्राइवर से थोड़ा फ्रैंकली पूछोगे तो ये ड्राइवर्स आपको यही बताएंगे कि पहले पहले तो ओला एंड उबर ने बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दिए उन्हें अच्छे राइड्स पर,
पर आगे आगे इन कंपनीज ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और आज की डेट में ओला एंड उबर ड्राइवर्स उस कंपनी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनकी मजबूरी है। पर अगर आप किसी रैपिडो ड्राइवर से पूछोगे तो ज्यादातर रैपिडो ड्राइवर्स आपको खुश ही मिलेंगे। पर ऐसा क्यों? रैपिडो तो ओला एंड उबर जितना ही कमीशन चार्ज करता है, तो फिर भी वो कैसे अपना ड्राइवर्स को खुश रख पा रहा है? जिसका आंसर है रैपिडो की सिस्टम। रैपिडो के ड्राइवर्स को ज्यादा से ज्यादा राइड लेने पर और अच्छी रेटिंग्स मिलने पर रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव मिलता है और इसी की वजह से कंपनी के साथ साथ ड्राइवर्स का भी अच्छी कस्टमर सर्विस देने पर फोकस होता है। वो ज्यादा ओवर स्पीडिंग भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज्यादा ओवर स्पीडिंग करेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा अलर्ट आएंगे, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी रैपिडो की सर्विस से खुश है। और इन सब के अलावा अगर रैपिडो ने कुछ बेस्ट सिस्टम बनाई है अपने ड्राइवर्स के लिए तो वो है उनका विड्रॉवल सिस्टम। ज्यादातर रैपिडो ड्राइवर्स लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं और वो रैपिडो ड्राइवर इसलिए बने हैं ताकि उनकी कुछ साइड इनकम हो जाए और इसी के चलते उन्हें डेली बेसिस पर पेमेंट मिलना बहुत जरूरी है अपने खर्चे मैनेज करने के लिए। रैपिडो ने अपना विड्रॉवल सिस्टम काफी सिंपल बनाया है। कोई भी ड्राइवर अगर चाहे तो अपने डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर अपना पेमेंट विड्रॉ कर सकता है और इसी सिस्टम से रैपिडो के ड्राइवर्स बहुत ज्यादा खुश है। और इन्हीं कुछ छोटी छोटी स्टेप्स की वजह से रैपिडो का कस्टमर फीडबैक ओला एंड उबर से काफी अच्छा है और यही रीजन है कि रैपिडो सिर्फ 2 साल में 10x से भी ज्यादा ग्रो कर गया। पर अब सवाल यह है कि रैपिडो आगे क्या करने वाला है? तो रैपिडो ने अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए फीमेल ड्राइवर्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो फीमेल कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सके और फीमेल कस्टमर्स उनके साथ ज्यादा सेफ फील कर पाए। रैपिडो बाइक सर्विस, ऑटो सर्विस और साथ ही साथ रेंटल बाइक्स के बिजनेस में भी एंटर कर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, रैपिडो अब डिलीवरी सर्विस में भी एंटर कर चुका है, जिसके लिए रैपिडो ने स्विगी और जोमेटो के साथ टाई अप कर लिया है। और यही कुछ रीजंस है कि रैपिडो ओला एंड उबर की कंपैरिजन में काफी आगे निकल चुका है। तो आपको ये रैपिडो की केस स्टडी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।